नमस्कार बहुत स्वागत है आपका इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। इन दिनों दुनिया की सबसे ज्यादा आबादी वाले चीन में ओमिक्रॉन का सब वेरिएंट BF.7 कहर बरपा रहा है। नए वेरिएंट की आहट को देखते हुए भारत का स्वास्थ्य मंत्रालय भी अलर्ट हो चुका है। वहीं केंद्र सरकार की ओर से मिले दिशा निर्देश के बाद उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग भी अब सतर्क हो गया है। स्वास्थ्य में महानिदेशक डॉक्टर शैलजा भट्ट ने सभी जिलों के जिलाधिकारियों और सीएमओ को सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। राज्य के स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जल्द ही इस संबंध में SOP जारी की जाएगी। लोगों को मास्क पहनने और सावधानी बरतने की अपील की गई है। दरअसल क्रिसमस और न्यू ईयर को लेकर पर्यटक स्थलों पर भारी भीड़ उमड़ने की संभावना है। साल भर पर्यटकों से आबाद रहने वाले उत्तराखंड में न्यू ईयर को लेकर खास सतर्कता बरती जा रही है। कोविड को लेकर जो भारत सरकार की जो गाइडलाइन आई है, जो जानकारियां आई है, हम लोगों ने भी तय किया है कि जो जून में हमारी गाइडलाइन जारी हुई है उसी के आधार पर काम करेंगे और जागरूकता और सतर्कता दोनों पर विशेष ध्यान देते हुए एक तो वैक्सीनेशन हमारे यहाँ लगभग 100% हो चुका है। बूस्टर डोज लगाने का भी जो है हम सभी से अपील करते हैं, सबसे कहते हैं कि बूस्टर डोज लगाएं और जो जरूरी सावधानी है वो बरतें। और भारत सरकार की जो गाइडलाइन है उसी के अनुसार राज्य सरकार भी काम करेगी और उसके लिए हम लोगों ने आज अहम एक बैठक कर ली है जिसमें सभी प्रकार के जो आने वाले समय की चीज़ें हैं उसके लिए विचार किया गया और तैयारियां शुरू। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिल्ली में केंद्रीय मंत्रियों के साथ मुलाकात की। दिल्ली दौरे के दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात की और उत्तराखंड से जुड़े तमाम विकास के मुद्दों पर चर्चा की। मुख्यमंत्री सबसे पहले दिल्ली में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से उनके आवास पर मिलने पहुंचे। दोनों के बीच लंबी मुलाकात हुई, लंबी बातचीत हुई। इसके बाद सीएम धामी ने केंद्रीय भारी उद्योग मंत्रालय के मंत्री महेंद्र नाथ पांडे से भी भेंट की। इस दौरान सीएम धामी ने उत्तराखंड में औद्योगिक विकास के लिए मिल रहे केंद्र सरकार के सहयोग के लिए आभार प्रकट किया। साथ ही राज्य में इलेक्ट्रॉनिक चार्जिंग स्टेशन जल्द बनाने के लिए अनुरोध किया है। साथ ही ऑटोमोटिव उद्योग में नवाचार और नई तकनीक पर शोध और प्रोत्साहन के लिए उत्तराखंड में इंडस्ट्री पार्टनर के साथ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस शुरू करवाने का आग्रह किया ताकि प्रदेश में दक्षता विकास, औद्योगिक विकास के साथ साथ औद्योगिक निवेश भी आए। कोटद्वार के न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में SIT की टीम ने अंकिता भंडारी मर्डर केस के मुख्य आरोपियों पुलकित सौरभ और अंकित के नार्को टेस्ट कराए जाने को लेकर अपील दर्ज की थी, जिसकी आज सुनवाई होनी थी। लेकिन सौरभ और अंकित की ओर से अभी तक नार्को टेस्ट और पॉलीग्राफी टेस्ट में साफ नहीं हो पाया, इसलिए अगली सुनवाई 3 जनवरी को होगी। इसमें साफ किया जाएगा कि टेस्ट एक होना है या दोनों होने हैं और किस लिए होने हैं, उसी के आधार पर सहमति दी जाएगी। वहीं नार्को टेस्ट को लेकर कोर्ट में अगली सुनवाई 3 जनवरी को होगी। सहमति दी थी सौरभ ने और पुलकित ने, जबकि अंकित ने 10 दिन का टाइम मांगा था। तो आज उनकी तरफ से अधिवक्ता नियुक्त किए गए, तीनों की तरफ से अधिवक्ता अमित सजवान जी नियुक्त किए गए और उनके द्वारा ये कहा गया है कि उनके द्वारा जो भी सहमति या सहमति दी गई है उसको विड्रॉ कर लिया जाए और अधिवक्ता के माध्यम से जो भी प्रार्थना पत्र हुआ उसके तहत नार्को टेस्ट के प्रार्थना पत्र का निस्तारण किया जाए। उनके द्वारा प्रार्थना पत्र दिया गया, उस प्रार्थना पत्र पे प्रोसिक्यूशन हम लोग आपत्ति जो भी देनी है वो देंगे और 3 तारीख को इसमें फाइनल सुनवाई, अंतिम सुनवाई इसमें की जाएगी। उसके बाद 3 तारीख को तय होगा कि इनका नार्को टेस्ट किया जाना है। न्यायालय ये तय करेगा कि नार्को टेस्ट के लिए तीनों सहमत हैं या नहीं। देखिए, इस मामले में ऐसा है कि अभियुक्त गण को जेल में रहते हुए 90 दिन से ऊपर हो चुके हैं और भारत का संविधान ये कहता है कि हर व्यक्ति को विधिक राय लेने का अपना अधिकार होता है। तो ऐसे में इन्होंने अभियोजन ने एक यहाँ प्रार्थना पत्र दिया था कि इनका पॉलीग्राफ टेस्ट व साथ में नार्को टेस्ट करवाया जाए। लेकिन अभियोजन का जो प्रार्थना पत्र है वह स्पष्ट है। उसमें उन्होंने ये लिखा है कि हमने VIP के बारे में तथा पुलकित आर्य के मोबाइल के बारे में तथा अन्य जानकारी के बारे में इनका पॉलीग्राफ टेस्ट करवाना है और नार्को टेस्ट करवाना है। तो इन्होंने ये नहीं बताया, अपने प्रार्थना पत्र में ये स्पष्ट नहीं किया कि इनको किस चीज़ के लिए नार्को करवाना है, किस चीज़ के लिए पॉलीग्राफ टेस्ट करवाना है, क्योंकि दोनों टेस्ट अलग अलग होते हैं। या इनको दोनों टेस्ट करवाने हैं, किस अभियुक्त से किस चीज़ के बारे में पता करना है। तो एक सरसरा सा इनका प्रार्थना पत्र है जो स्पष्ट नहीं है, जिसके कारण हम इस अपना नार्को करवाने के लिए
या अपना जो है पॉलीग्राफ टेस्ट करवाने के लिए न तो सहमति दे पा रहे हैं न असहमति दे पा रहे हैं। नार्को टेस्ट की सुनवाई होनी थी। अंकित के द्वारा अभी तक नार्को के लिए सहमति नहीं दी गई थी। उसके द्वारा आज जो अपना लेटर भेजा गया है उसमें उसने कहा है कि यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि नार्को टेस्ट जो होना है वो किस लिए होना है और पॉलीग्राफ जो टेस्ट होना वो किस लिए होना है। इसके लिए उसने समय मांगा है और उसने कहा है पहले ये चीज़ें स्पष्ट हो जाएं, उसके बाद मैं अपनी सहमति दूँ या नहीं दूँ, ये बाद का मैटर होता है। इसलिए आज की सुनवाई टल गई है और अगली सुनवाई अब 3 जनवरी को की जाएगी और ये फाइनल सुनवाई होगी कि इसमें नार्को टेस्ट या पॉलीग्राफ टेस्ट जो होने हैं वो होंगे या नहीं होंगे। कोटद्वार से अंजना गोयल की रिपोर्ट। वहीं देहरादून से एयरपोर्ट और ऋषिकेश जाने वाले पुल बड़ासी पुल की अप्रोच रोड टूटने पर भी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष किरण माहारा ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। दरअसल माहारा ने कहा है कि एक ही रोड पर पुल गिरने की ये चौथी घटना है जिसके जिम्मेदार विभाग के अधिकारी और मंत्री हैं। कांग्रेस ने पीडब्ल्यूडी मंत्री और विभागीय सचिव से इस्तीफा देने की मांग की है। जब चला था फर्स्ट और सेकंड फेज, उसमें हमारे पैरामेडिकल के बच्चे लगातार अपनी जानों को खतरे में डालकर लोगों की मदद करने का काम कर रहे थे, सेवा करने का काम कर रहे थे, अपने परिवार के लोगों की लाइफ खतरे में डाल के काम किया। उनकी नौकरियों की बात आई और उनको पक्का करने की बात आई, लेकिन उनके संग जिस तरीके का व्यवहार हुआ और आज भी हो रहा है वो निश्चित ही दुर्भाग्यपूर्ण है। दूसरा, इसी से संबंधित एक विषय और मेरे संज्ञान में आया है जो बहुत ही गंभीर है कि जो गाड़ी के मालिक हैं, जिनकी मैक्स चलती है, टैक्सीज चलती हैं, उन लोगों को प्रशासन ने अपने हाथ में लिया कोविड के दौरान। उनके स्टाफ की जान भी खतरे में रही क्योंकि जो ड्राइवर था उसको मरीजों को ले जाना, डॉक्टर्स को ले जाना, पैरामेडिकल के लोगों को ले जाना, भोजन बांटने इत्यादि के काम में इन लोगों को लगाया गया था। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष किरण माहारा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कई मुद्दों पर सरकार को घेरा है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष किरण माहारा ने कहा है कि कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर भाजपा घबरा गई है। भारत जोड़ो यात्रा को रोकने के लिए सुनियोजित तरीके से कोरोना के नाम पर भारत जोड़ो यात्रा को रोकने के लिए माहौल बनाया जा रहा है। माहारा ने आरोप लगाते हुए कहा कि भारत जोड़ो यात्रा को लेकर सरकार डरी हुई है। यात्रा को रोकने की साजिश के तहत कोरोना का भय दिखाया जा रहा है। मैं आज हाईकोर्ट का जो आदेश मैं आप लोगों के माध्यम से देख रहा हूं कि हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच से इनकार किया है। हाईकोर्ट का पूरा आदेश करते हुए आदर करते हुए मैं इस फैसले को दुर्भाग्यपूर्ण मानता हूं। उत्तराखंड की पूरी आवाम और विपक्ष को बहुत बड़ा धक्का इस आदेश से लगा है। जिस तरीके से विधानसभा में बेशर्मी के साथ वीआईपी जांच से पहले ये कह दिया कि वीआईपी हाईएस्ट पेड कस्टमर है, वो कोई व्यक्ति नहीं है, एक हिसाब से ये इशारा करता है कि सब कुछ सही नहीं चल रहा। एसटीएफ के जांच के अधिकारियों की जो वक्तव्य आए कि हाईएस्ट पेड ग्राहक जो है वो वीआईपी है, और दूसरा ये कि फॉरेंसिक जांच के लिए आवश्यक तथ्य जुटा लिए हैं, इसका वीडियो जारी होता है पब्लिक के लिए, आवाम के लिए, और बाद में कोर्ट में ये दिखाया जाता है कि आग लगने से, डोजर चलने से, कमरा तोड़ देने से, बिस्तर को स्विमिंग पूल में डाल देने से आवश्यक तत्व नहीं जुटाए जा सके। उसके बाद भी एसटीएफ को के कार्यवाही को सही कहना, एसआईटी को सही कहना, ये आश्चर्य। भारतीय जनता पार्टी के खानपुर से पूर्व विधायक कुंवर प्रणब सिंह चैंपियन क्षेत्र में क्षेत्रवाद को लेकर उन्होंने बड़ा आरोप लगाया है। चैंपियन ने कहा कि राज्य के नेताओं में क्षेत्रवाद इस कदर हावी हो चुका है जो राज्य के लिए विकास विरोधी बन गया है। क्षेत्रवाद इतना ज़्यादा हो गया और बढ़ रहा है, इससे प्रोग्रेस रुकेगी। यहाँ पर आदमी अपने फुली परफॉर्म नहीं कर पाएगा। और मैं क्यों बुराई लूँ भैया, यहाँ आदरणीय निशंक जी हमारे वरिष्ठ नेता हैं, उनके लिए जोर लगाएंगे, उनको जितवाएंगे। सहारनपुर से हम जीत के आएंगे।
आम आदमी पार्टी के प्रदेश सह प्रभारी राजीव चौधरी ने प्रदेश कार्यालय में प्रेस वार्ता आयोजित की। उन्होंने आने वाले निगम चुनाव को लेकर रणनीति बनाने की बात कही। आप नेता ने कहा कि जिस प्रकार आम आदमी पार्टी ने दिल्ली नगर निगम चुनाव को अलग रणनीति के तहत लड़ा और जीत हासिल की, उसी प्रकार यहां भी रणनीति के साथ चुनाव लड़ा जाएगा। और पार्टी को लगभग 14% वोट, 41 लाख लोगों ने पार्टी के अंदर विश्वास जताया। और पहले चुनाव में जिसको कि भाजपा का गढ़ कहा जाता है, भाजपा की प्रयोगशाला कहा जाता है, उस राज्य में 5 सीटें लेकर आम आदमी पार्टी जीती है। इस चुनाव को बहुत ही सकारात्मक और इस परिणाम को बहुत ही सकारात्मक रूप से देखा जाना। उत्तराखंड के कृषि मंत्री गणेश जोशी ने बुधवार को नई दिल्ली में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से शिष्टाचार भेंट की। इस अवसर पर मंत्री गणेश जोशी ने केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को उत्तराखंड के ऑर्गेनिक उत्पाद के साथ ही केदारनाथ मंदिर का स्मृति चिन्ह भी भेंट किया। साथ ही भारत सरकार द्वारा उत्तराखंड राज्य को औद्योगिक विकास हेतु जायका परियोजना के माध्यम से 526 करोड़ की धनराशि देने को करने पर उनका आभार प्रकट किया। पौड़ी जिले की पुलिस ने 25 किलो अवैध गांजे के साथ 6 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही इसमें 2 अभियुक्तों को धूमाकोट पुलिस ने 8 किलो गांजे के साथ गिरफ्तार किया, जबकि थलीसैंण पुलिस ने 17 किलो गांजे के साथ 4 अभियुक्तों को पकड़ा है। इनमें एक महिला तक शामिल है। सभी 6 अभियुक्तों के विरुद्ध एनडीपीएस एक्ट की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। देखिए, नशे को लेकर के केवल जिला या थाना ही नहीं बल्कि स्टेट लेवल में एक विशेष पहल चल रही है कि पूरे उत्तराखंड को नशा मुक्त किया जाए, क्योंकि एज ए इन्फोर्समेंट एजेंसी पुलिस उसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो पिछले 1.5-2 महीनों में आप देखेंगे कि हर थाना लेवल पे उसमें आगे बढ़ के काम हुआ है। पहले हम थोड़ा क्वांटिटी को ज़्यादा फोकस करते थे, लेकिन अब ये है कि किसी भी क्वांटिटी को हम की तह तक जा करके उनके खिलाफ लीगल कार्रवाई। और खबर बाजपुर के सुल्तानपुर से है, जहां पर पट्टी के राजकीय आदर्श प्राथमिक विद्यालय सुल्तानपुर द्वितीय में बाल शोध मेले का आयोजन किया गया। विद्यालय में छोटे छोटे बच्चों ने कई प्रकार की प्रदर्शनी लगाई, जिसमें शिक्षा के परंपरागत तरीकों से हटकर नवीन विधाओं से सीखने सिखाने की पद्धतियों का प्रदर्शन हुआ। बाल शोध मेले का शुभारंभ सरस्वती मां के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उप जिलाधिकारी राकेश चंद्र तिवारी ने शुभारंभ किया। बाल शोध मेले में 22 विद्यालयों के 150 बच्चों ने प्रतिभाग किया। नवाचार शिक्षा के दृष्टिगत आज मॉडल प्राइमरी स्कूल सुल्तानपुर पट्टी में एक क्लस्टर वाइज यहाँ बाल शोध मेला अजीम प्रेमजी फाउंडेशन के माध्यम से आयोजित किया गया था। प्राइमरी के बच्चों और उनसे जुड़े जो हमारे जूनियर के बच्चे हैं, उनमें एक जो जिज्ञासा होती है कि थियरी के साथ साथ प्रैक्टिकल किसी भी चीज़ को जानने की, जैसे उनके आसपास नदी तालाब पेड़ पौधे हैं और समाज में जो घटनाएं घट रही हैं, वाटर सप्लाई कैसे हो रही है, वाटर कंजर्वेशन कैसे होगा और वाटर हार्वेस्टिंग का है, तो इन सब का कॉन्सेप्ट को डेवलप करने के लिए जैसे प्राइवेट स्कूलों में करते हैं, उसी थीम पर आज एक यहाँ बाल शोध मेला आयोजित किया गया था, जिसमें बच्चों ने स्टॉल के माध्यम से जो उनके अंदर जिज्ञासा है, जो उनको जानकारी है, और उसके माध्यम से अपने कृतियों को प्रदर्शित किया था और बहुत बेहतरीन कृतियों को प्रदर्शित किया था। जिस स्तर के बच्चे हैं 8वीं 9वीं तक के बच्चे थे, तो उनके द्वारा अपनी कलाकृतियों का प्रदर्शन करते हुए अपनी भावनाओं को व्यक्त किया गया था और अपनी जानकारी को। ये एक अच्छा प्रयास है और क्लस्टर के रूप में हुआ। ये मैं अपेक्षा करूंगा इनसे, हमारे बीओ साहब से भी बात करूंगा इसमें, और जो हमारे इसमें जो शिक्षक गण आए हैं और जो हमारे जैसे सक्सेना जी यहाँ थे और इनके जो सहयोगी हैं, इस तरह का प्रयास अन्य विद्यालयों में होना चाहिए। और अजीम प्रेमजी फाउंडेशन के जो पांडे जी हैं, इन्होंने एक पहल की है, तो मैं इनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि इस तरह के पहल बाजपुर के जो हमारे अन्य विद्यालय हैं दूरस्थ क्षेत्रों में हैं, उनमें इस मुहिम को आगे पहुंचाएं और बच्चों में नई नई चीज़ों की जो जानकारियां होती हैं, जो जानकारी प्राप्त करते हैं, वो इस तरह का अगर कलाकृतियों के माध्यम से प्रदर्शित करते हैं तो अन्य बच्चे, अन्य विद्यालय के बच्चे भी जो है मोटिवेट होते हैं और एक सराहनीय प्रयास है।
पर गए थे तो हमने सूचना ली थी, तो वो अंकल जी कह रहे थे यहाँ से रेता निकाल गया है, और ये रेता जब लोग निकाल कर ले गए हैं, और हमारी सुल्तानपुर पट्टी की नदी भी बहुत छोटी थी पहले, वो बहुत बड़ी हो गई है, और नदी में खंडर हो गए हैं, और हमारा जो पुल है वो भी टूट गया है, और पुल भी बंद हो गया है, और जो किसानों की ज़मीन थी वो भी नष्ट हो गई है, और जो हमने ये ट्रैक्टर वैक्टर थे वो भी सारे निकाल गए हैं, और ये पुल बंद हो गया है, और जो हमारे पेड़ पौधे थे वो बहुत खिलते थे, अब वो भी नष्ट हो गए हैं। इसलिए हमने ये योजना बनाई, और हमने जाकर पूछा भी था, तो कह रहे हैं कि सुल्तानपुर पट्टी में भी पानी नहीं आता, पानी की बहुत दिक्कत है। विद्यालय सुल्तानपुर सेकंड में अजीम जी प्रेम जी फाउंडेशन के सहयोग से आज बाल शोध मेला आयोजित किया गया है। इसमें 22 स्कूलों के करीबन 150 बच्चों ने प्रतिभाग किया है, और जिन्होंने विभिन्न तरह के अपने प्रोजेक्ट बनाए हैं, और जो उपजिलाधिकारी जी महोदय आए थे, उन्होंने उन प्रोजेक्टों को देखा और उनकी बड़ी सराहना की है। खबर बाजपुर से है, जहां पर क्षेत्र में बढ़ते नशे को देखते हुए केशव नगर में नशा मुक्ति सभा का आयोजन किया गया, जिसका नेतृत्व समाज सेवी प्रमोद राजहंस ने किया। इस दौरान उन्होंने बताया कि हमारे क्षेत्र में बड़ी संख्या में युवा वर्ग के लोग नशे की चपेट में आ रहे हैं, जिससे उनका जीवन बर्बाद हो रहा है। साथ ही नशे की लत से उनका परिवार भी पूरी तरह से प्रभावित हो रहा है। इस नशा मुक्ति सभा में सभी बड़ी संख्या में युवा मौजूद रहे और सभी ने इस पर अपनी अपनी राय भी दी। मामला यह है, जो नशे को लेकर समाज में कुरीतियां फैली हैं, जो नशे के कारोबारी हैं, उन्होंने समाज को खोखला कर दिया है। जो 15 साल से लेकर 25 साल तक के बच्चे हैं, उनका टारगेट है, और ये नशा जो है हमारे घर तक पहुंच गया है। पहले ये नशा जो होता था बड़े बड़े महानगरों में होता था, उसके बाद छोटे छोटे शहरों में आया, फिर छोटे छोटे गाँव में आया, अब ये नशा हमारे छोटे छोटे वार्डों में हमारे घर तक पहुंचने के कगार पे आ गया है। और जो कारोबार इसका कर रहे हैं, मैं तो उन्हें दरिंदे कहूंगा, क्योंकि उन्होंने परिवार उजाड़ दिए हैं। बात देहरादून की, जहां पर राष्ट्रीय महिला आयोग के निर्देश के अनुसार उत्तराखंड में एक परिचयात्मक बैठक आयोजित की गई, जिसमें देश के कई राज्यों से आई महिला आयोग के अध्यक्ष और सचिव मौजूद हैं, जो हर राज्यों में महिला आयोग के कार्यक्रम को संचालित कर रहे हैं। इसके साथ ही महिलाओं पर बढ़ते घरेलू हिंसा, ह्यूमन ट्रैफिकिंग के बढ़ते मामलों पर भी इस बैठक में मंथन हो रहा है, ताकि उन सब अपराधों से महिलाओं को बचाया जा सके। राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा हर 3 महीने में एक बैठक की जाती है, और जिसमें पूर्व में जो निर्धारित केंद्र से जो योजनाएं, जिस तरह के कार्यक्रम होते हैं, वो हमें राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा दिए जाते हैं। तो वो हम किस तरह से करते हैं, जैसे एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग को लेके, पोषण माह को लेके, और अवेयरनेस के तमाम सारे कार्यक्रम हैं, तो हमारे द्वारा स्टेट में किए जाते हैं। एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग को लेके कहें तो उत्तराखंड में 13 जिले हैं, 13 जिलों में से सिर्फ 2 जिले अभी बचे हैं, रुद्रप्रयाग, चमोली, बाकी में हम लोग कर चुके हैं। यह कार्यशाला हो चुकी है, तो इसी तरह से चर्चाएं हो रही, आगे और चीज़ें और मुद्दे भी हम सामने, क्योंकि सिर्फ घरेलू हिंसा को लेके ही नहीं, और चीज़ों को लेके भी किसे महिला आयोग उसे देखे और निर्देशित करें। तो इस प्रकार से हम लोग हर फील्ड में महिला को सशक्त बनाने के लिए, महिला को मजबूत बनाने के लिए, अपने पैरों पे कैसे खड़ी हो, ये सब लेके महिला आयोग काम कर रहा है। राष्ट्रीय महिला आयोग के सहयोग से उत्तराखंड राज्य महिला आयोग भी काम कर रहा है। इधर देहरादून के डालनवाला कोतवाली में खानपुर के पूर्व विधायक कुंवर प्रणव चैंपियन के खिलाफ सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने के मामले में एफआईआर क्या हुई। चैंपियन ने पुलिस के आला अधिकारियों से लेकर सीएम तक सबके दरवाजे खटखटा डाले। इतना ही नहीं, खानपुर क्षेत्र के लोग सैकड़ों की संख्या में जुलूस की शक्ल में सचिवालय भी पहुंच गए और अपने नेता के खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर को गलत ठहरा रहे हैं। दरोगा को बर्खास्त करने की मांग की गई। खानपुर क्षेत्र के लोगों का कहना है कि उनके नेता के खिलाफ गलत तरीके से एफआईआर दर्ज की गई है, इसलिए वो सचिवालय आए हैं, और जब तक उनके नेता के खिलाफ दर्ज एफआईआर खारिज नहीं होती, वो लड़ाई लड़ते रहेंगे। या उसे लाइन हाजिर किया जाए, या डिसमिस किया जाए, या निलंबित किया जाए। आप क्या करने वाले? नहीं तो हम ये करने वाले हैं, अगर यहाँ हमारी सुनवाई नहीं होती तो हम अपने भाजपा जो केंद्र में बैठे हैं सांसद हैं, जितने भी बड़े नेता हैं, उनके पास जाएंगे, उनसे कहेंगे हमारी जो मित्र पुलिस है उसमें कुछ आदमी ऐसे हैं जिन्होंने उस मित्र पुलिस का भी नाम गंदा कर दिया है, और हमारी जो सरकार भाजपा की है उसको भी डिसमिस या गलत करना चाहते हैं। उधर देहरादून में कोरोना को लेकर सरकार ने एसओपी जारी कर दी है। स्वास्थ्य सचिव आर राजेश कुमार ने एसओपी जारी की है। चिकित्सालयों में आने वाले सभी इन्फ्लुएंजा के
SCRI के रोगियों की कोरोना जांच के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही इसको लेकर व्यापक प्रचार प्रसार करने के भी निर्देश जारी किए हैं। और खबर देहरादून से, जहां पर जिलाधिकारी ने शीतलहर के कारण जिले के नगर निगम और नगर निकायों के सभी रैन बसेरों और अस्थायी रैन बसेरों को तैयार करने और वहां पर जरूरी सुविधाएं उपलब्ध करने के निर्देश दिए हैं। जिलाधिकारी के निर्देश पर नगर निगम देहरादून के 20 स्थानों पर अलाव की व्यवस्था की गई। नगर निगम क्षेत्र में शीतलहर को देखते हुए लगातार डेली 20 से भी अधिक स्थानों पे अलाव चलाने की व्यवस्था की गई है और इनके लिए ड्यूटियां भी निर्धारित की गई हैं। इसके अतिरिक्त रैन बसेरे भी मेंटेन किए जा रहे हैं, जिसमें पर्याप्त संख्या में गद्दे, रजाई, कंबल इत्यादि, बेड इत्यादि की व्यवस्था है और लोगों के द्वारा लगातार प्रयोग भी किया जा रहा है, जिसमें रैन बसेरों में भी हमने ड्यूटी लगाई है। 3 रैन बसेरे नगर निगम के द्वारा चलाए जा रहे हैं। एक चौथा रैन बसेरा भी एक NGO के माध्यम से शहर में संचालित किया जा रहा है। सर, कुछ शिकायत? वर्तमान में रैन बसेरों में रजाई गद्दे की कोई कमी नहीं है और अभी जितना हमारे पास संसाधन है उतनी संख्या में लोग नहीं आ रहे हैं और जहां पर भी ऐसा आवश्यकता आएगी तो इससे अधिक जो भी रजाई गद्दे की व्यवस्था करनी है तत्कालिकता के आधार पे तुरंत ही कर दी जाएगी। उधर गैरसैंण के सेलंगा गांव में एक भालू ने एक 52 साल की महिला पर जानलेवा हमला कर दिया, जिसमें महिला गंभीर रूप से घायल हुई है। जानकारी के मुताबिक महिला सुबह करीब 11 बजे घास लेकर लौट रही थी, तभी भालू ने उस पर जानलेवा हमला कर दिया। महिला के शोर मचाने पर जब मौके पर लोग पहुंचे तो भालू वहां से भाग खड़ा हुआ और बमुश्किल अपनी जान बचाई। घटना की जानकारी लगने के बाद वन विभाग के रेंजर अस्पताल पहुंचे और घायल महिला का हालचाल जाना। और इसी के साथ देवभूमि समाचार में इतना है।